नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के पार्ट की ही, जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा के अंदर इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि ट्रिपेनोसोमा जो है, ट्रिपेनोसोमा की कितनी जातियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी ट्रिपेनोसोमा की जातियां हैं, ट्रिपेनोसोमाइडी कुल के जंतुओं में क्या क्या पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म में कौन कौन से रूप पाए जाते हैं। तो देखो, हमने बात की थी कि ट्रिपेनोसोमा जो प्राणी है, हमने इसकी बात की थी कि ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमाइडी कुल से बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि ट्रिपेनोसोमा की दो जातियां पाई जाती हैं, एक तो होता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी और दूसरी है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी रोडोसियंसी। एक गैम्बियंसी है और एक रोडोसियंसी है, दो स्पीसीज है। लेकिन तीसरी जो जाति मैंने आपको बताई थी ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई, जो कि क्या करती है, मनुष्य में चागास रोग उत्पन्न करती है। चागास रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी, निद्रालु रोग की समस्या उत्पन्न करती है। तो हमने ये बात की थी ट्रिपेनोसोमा के अंदर। फिर हमने हैबिटेट की बात की थी कि ट्रिपेनोसोमा जो होता है उसका प्राथमिक परपोषी जो यानी अपना लाइफ साइकिल जो होता है, ये दो चरणों में पूर्ण करता है। इसका लाइफ साइकिल दो परपोषियों में पूर्ण होता है। पहला परपोषी इसका होता है कौन? मनुष्य। दूसरा परपोषी होता है मक्खी, जिसका नाम है सेक्सी मक्खी, जिसका साइंटिफिक नेम था ग्लाइसिना पाल्पेलिस। तो आज हम बात करेंगे, हमने ये तो बात की थी ट्रिपेनोसोमा के अंदर। फिर हमने बात की थी ट्रिपेनोमेस्टिकोट रूप की। ट्रिपेनोमेस्टिकोट रूप, ये जो आपके सामने बना हुआ ये है ट्रिपेनोमेस्टिकोट रूप, जिसके अंदर हमने इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बात की थी कि ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये ग्लाइकोजन और फॉस्फेट से बने होते हैं। न्यूक्लियस है किस प्रकार का होता है, फ्लैजेलम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पेलिकल क्या होता है, पेलिकल से किस चीज की उत्पत्ति होती है। तो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो फ्लैजेलम है इसकी उत्पत्ति काइनेटोप्लास्ट या ब्लेफेरोप्लास्ट से होती है, और जो यहाँ पे पेलिकल, इसके संपूर्ण शरीर पर किसका आवरण पाया जाता है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। पेलिकल से ही किसकी उत्पत्ति होती है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की। तो आज हम बात करेंगे ट्रिपेनोसोमा में लोकोमोशन की, यानी ट्रिपेनोसोमा में गमन की। तो देखो, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू पहले बता देता हूं। ट्रिपेनोसोमा में जो लोकोमोशन होता है वो दो चीजों की सहायता से होता है। नंबर एक, यानी ट्रिपेनोसोमा में गमन ट्रिपेनोसोमा में गमन एक तो फ्लैजेलम की सहायता से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ट्रिपेनोसोमा में गमन फ्लैजेलम व ये जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, जो इसको हम कह रहे हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो ट्रिपेनोसोमा में गमन फ्लैजेलम व अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की सहायता से होता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की तरंगित लहरों की सहायता से होता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन में देखो, यहां पे जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, यानी ट्रिपेनोसोमा में गमन एक तो फ्लैजेलम वाला पार्ट, नंबर एक ये वाला, ये जो फ्लैजेलम आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो बाहर की तरफ मूव की हुई है स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, ये तरंगित लहरें उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या है, ट्रिपेनोसोमा में गमन की प्रोसेस होती है, लोकोमोशन की प्रक्रिया होती है। तो हमने बात की कि ट्रिपेनोसोमा में जो लोकोमोशन है या गमन जो है वो फ्लैजेलम और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की तरंगित लहरों की सहायता से होता है। यानी ट्रिपेनोसोमा एक ऐसा प्राणी है जो फ्लैजेलम और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन दोनों की सहायता से ही क्या करता है, मूवमेंट करता है। फिर हम बात करते हैं, देखो गमन होता किस प्रकार है। तो देखो, ट्रिपेनोसोमा में जो फ्लैजेलम है, ये जो फ्लैजेलम आपको दिखाई दे रहा है, ट्रिपेनोसोमा में जो गमन की प्रक्रिया है वो कशाब के स्वतंत्र छोर से यहां से प्रारंभ होती है और यहां तक चलती है। यानी ट्रिपेनोसोमा में पाया जाने वाला फ्लैजेलम, ट्रिपेनोसोमा में पाया
जाने वाला फ्लैजेलम ट्रिपेनोसोमा में पाया जाने वाला फ्लैजेलम जो है वो स्वतंत्र छोर से आधार की ओर मूव करता है, आधार की तरफ मूव करता है, जिस कारण अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन तरंगित झिल्ली, जिस कारण अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन तरंगित लहरें उत्पन्न करती है। एवं यह गमन करता है। तो आपसे लोकोमोशन पर क्वेश्चन पूछा जाए, गमन करता है। लोकोमोशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपेनोसोमा के अंदर लोकोमोशन की प्रोसेस जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखो आपको बताना है कि ट्रिपेनोसोमा के अंदर लोकोमोशन जो है वो फ्लैजेलम और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की सहायता से होता है। ट्रिपेनोसोमा में पाया जाने वाला फ्लैजेलम से जो लहरें हैं वो उत्पन्न होती हैं यहां से, देखो यहां से तरंगित लहरें उत्पन्न होती हैं जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ, यानी यहां से जो फ्लैजेलम है वो मूव करता है यहां से स्वतंत्र छोर से आधार की ओर, यहां से मूव करेगा आधार की तरफ, जिससे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी क्या है कुछ हेल्प करती है। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है लोकोमोशन की प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा में न्यूट्रिशन की पोषण की प्रक्रिया। न्यूट्रिशन, ट्रिपेनोसोमा में न्यूट्रिशन या जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। तो देखो जैसा कि हमने बताया था कि ट्रिपेनोसोमा मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है, यानी कि ट्रिपेनोसोमा जो है अपना पोषण परपोषी के रुधिर से प्राप्त करता है। यह प्राणी अपना पोषण परपोषी के रुधिर, परपोषी के ब्लड व उत्तक द्रव्यों से प्राप्त करता है। देखो यह प्राणी अपना पोषण परपोषी के ब्लड व उत्तक द्रव्यों से प्राप्त करता है। इसमें पोषण की प्रक्रिया जो होती है वो मृतजीवी प्रकार की होती है। इसमें पोषण की प्रक्रिया मृतजीवी या ओस्मोट्रोफी प्रकार की होती है। ओस्मोट्रोफी प्रकार की होती है। करता क्या ये है, ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, यह अपनी जनरल बॉडी सरफेस या सामान्य देह सतह के द्वारा, यह अपनी सामान्य देह सतह के द्वारा बॉडी सरफेस, यह अपनी सामान्य देह सतह के द्वारा रुधिर में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है। रुधिर में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है या ग्लूकोज का अवशोषण करता है। ग्लूकोज का अवशोषण करता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से जो ट्रिपेनोसोमा है वो क्या करता है, इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है जो मनुष्य है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रिपेनोसोमा जो है वो अपना लाइफ साइकिल 2 चरणों में पूर्ण करता है, 2 प्रकोष्ठों में पूर्ण करता है।
पहला परपोषी जो होता है वो वर्टिब्रेट्स होता है, जो मनुष्य के रूप में होता है। सेकंड परपोषी जो सेकंड होस्ट होता है वो मनुष्य नहीं होता है, वो एक इनवर्टिब्रेट्स प्राणी होता है जो कि सेटसी मक्खी के रूप में होता है। तो प्राथमिक परपोषी से यह अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? यह प्राणी अपना पोषण परपोषी के ब्लड व उत्तक द्रव्यों से प्राप्त करता है। करता क्या है कि ये उनके ब्लड में से ग्लूकोज का अवशोषण करता है। हम आगे पढ़ेंगे जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस आएगी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा अपघटन के दौरान जो पायरुविक एसिड बनेगा वो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके आगे जाके क्या उत्पन्न करेगा? एनर्जी उत्पन्न करेगा। तो यह प्राणी अपना पोषण परपोषी के ब्लड व उत्तक द्रव्यों से प्राप्त करता है। इसमें पोषण की प्रक्रिया मृतजीवी या ओस्मोट्रोफी प्रकार की होती है और यह अपनी सामान्य देह सतह के द्वारा क्या करता है के द्वारा रुधिर में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है, ग्लूकोज का अवशोषण करता है। तो यहां तक की जो प्रोसेस है ये है इसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की कि मेटाबॉलिज्म इन ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा में जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती है वो किस प्रकार होती है? मेटाबॉलिज्म इन ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा में उपापचयी प्रक्रिया। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि ये प्राइमरी होस्ट के ब्लड में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है, उस दौरान क्या होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा अपघटन होता है और अंत में बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद क्या उत्पन्न करता है? एनर्जी उत्पन्न करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस जो होती है ये किसमें होती है? ट्रिपेनोसोमा के अंदर। इसके अंदर कंडीशन लागू होती है कि इस समय जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जब ट्रिपेनोसोमा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है तो उस समय माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। लेकिन जब परपोषी की बॉडी के अंदर यानी मनुष्य की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए क्या बनती है? एंटीबॉडी बनने लगती है। तो ये क्या करता है? यह जो है ये समझ लो कि जैसे ही ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए जो होस्ट है मनुष्य है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, तो उस दौरान क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है सक्रिय अवस्था में आ जाता है और क्या करता है? यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन करने लगता है यानी ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस समय में ये क्या करते हैं? जनन बंद कर देते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें बंद हो जाता है। ये अपने पतले और मध्यवर्ती रूप को एक छोटे से ठूंठ के समान रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जिस दौरान इनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। तो देखो हमने बात की ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो ब्लड में से किसका एब्जॉर्प्शन करता है? ग्लूकोज का। हम बात करते हैं यह प्राणी ब्लड में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है। यह प्राणी ब्लड में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है और जो ट्रिपेनोसोमा की सेल्स होती है इस प्रोसेस में ट्रिपेनोसोमा की सेल्स ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा इसका अपघटन कर देती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा इसका अपघटन कर देती है। तो देखो आपने मेन क्या बात पढ़ी कि ट्रिपेनोसोमा जब ब्लड में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है तो इस प्रोसेस में ट्रिपेनोसोमा की जो सेल्स होती है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा इसका अपघटन कर देती है, जिस दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा प्राणी की आवश्यकता को पूरा करती है। प्राणी की आवश्यकता को पूरी करती है।
और यदि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये ब्लड में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है उस समय क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। यानी कि जब यह ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है, जब यह ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है तब इसका माइटोकॉन्ड्रिया निष्क्रिय अवस्था में होता है। निष्क्रिय अवस्था में होता है। जब यह ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, अर्थात श्वसन की प्रक्रिया अवायवीय प्रकृति की होती है। अर्थात श्वसन अवायवीय प्रकृति का होता है। परंतु जब परपोषी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, परंतु जब परपोषी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सक्रिय अवस्था में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय अवस्था में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला पायरुविक एसिड पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके जल, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जल CO2 एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो देखो, और इस समय जो रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया होती है, इस समय श्वसन जो होता है वो वायवीय प्रकृति का होता है। थोड़ा सा देखो, समझने की कोशिश करो कि मैंने इस प्रोसेस के अंदर पूरी चीज लिख दी है। सबसे पहले देखो क्या होता है, जो ट्रिपेनोसोमा है वो कहां पाया जा रहा है, परपोषी के ब्लड में। ये अपने आप के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसमें क्या होती है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो देखो, जब ये ब्लड में होता है तो किसका एब्जॉर्प्शन करता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन करता है उसके अंदर हमने एक प्रोसेस पढ़ी है ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो अंत में चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड के अंदर। यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे जाके फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट आगे जाके फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के अंदर। इस प्रकार से अंत में बनता है पायरुविक एसिड। तो देखो, हमने कहा कि यह प्राणी जो होता है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है। इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है। इस दौरान जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है वो प्राणी की आवश्यकता को क्या करती है, पूरी करती है। लेकिन हमने इसमें एक बात की कि जब यह
जब ट्रिप्नोसोमा ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन करता है तो उस समय माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, किसी भी प्रकार की एनर्जी उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जब परपोषी जो यानी मनुष्य है वो ग्लूकोज के एब्जॉर्बेशन को रोकने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है या एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय अवस्था में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब सक्रिय अवस्था में आ जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाला जो पायरुविक एसिड है वो क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद क्या उत्पन्न करेगा, जल, CO2 और एनर्जी उत्पन्न करेगा। और जो इस समय रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, वायवीय नेचर की होगी। तो यहाँ पे हमने ये बात की कि जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, जल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये प्राणी की आवश्यकता को क्या कर रही है, पूरा करती है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान भी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इस प्रोसेस के अंदर जो ट्रिपेनोसोमा होता है, इस समय ट्रिपेनोसोमा क्या करता है, जनन की जो प्रक्रिया होती है वो रोक देता है। क्योंकि ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो ब्लड के अंदर क्या करता है, रिप्रोडक्शन भी करता रहता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। इस समय जो ट्रिपेनोसोमा होता है ट्रिपेनोसोमा जनन की प्रक्रिया बंद कर देता है, जनन की प्रक्रिया बंद कर देता है एवं इसका पतला एवं लंबा ट्रिपोमेस्टिगोट रूप ठूंठ सदृश्य, ठूंठ के समान परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब ट्रिपेनोसोमा जन्म बंद कर देता है तो पहले यह अपने मध्यवर्ती रूप में आता है और बाद में छोटे से और ठूंठ के समान रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसका हम डायग्राम देखें कि किस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, तो देखो इनका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लो ब्लड स्ट्रीम है, इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है, यहाँ पे ये पाई जा रही है RBC और WBC। यहां पे हमने बात की कि ये है ट्रिपेनोसोमा, ये है RBC, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये है RBC और यहां पे हम कहते हैं ये है WBC, ये है WBC और जो ये है ट्रिपोमेस्टिगोट रूप, ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था, ट्रिपोमेस्टिगोट फेज या ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था। तो ये है ट्रिपेनोसोमा के अंदर पाया जाने वाला कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, कि जो ट्रिपेनोसोमा के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलती है वो हमें कुछ इस तरीके की मिलती है। यदि हम बात करें कि ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर किस प्रकार से चेंज होता है, तो देखो सबसे पहला इसका जो रूप है ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म, जो ठूंठ के समान परिवर्तित होता है वो ये है इसका इंटरमीडिएट अवस्था, और जो ये है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म अवस्था। अब इसके अंदर यहाँ पे हम RBC, WBC, ये RBC, ये WBC और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म। देखो शॉर्ट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म, मैंने जैसा कि आपको बताया पहले लंबा और पतला जो रूप होता है वो ठूंठ के समान परिवर्तित हो जाता है, या फिर इंटरमीडिएट जो फेज होती है वो कौन सी अवस्था में चेंज हो जाती है, ठूंठ के समान परिवर्तित हो जाती है। तो वो ठूंठ के समान अवस्था कौन सी है, ये वाली है। तो आपको इसके अंदर आपने देखा कि ट्रिपेनोसोमा के अंदर मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। आज हम बात करते हैं
कि ट्रिपेनोसोमा के अंदर, ये तो हमने बात की कि ट्रिपेनोसोमा जो है उनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। तो देखो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस आपने कर ली। अब हम बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा के अंदर रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन ट्रिपेनोसोमा। रिप्रोडक्शन इन ट्रिपेनोसोमा आपको पहले डायग्रामेटिक तरीके से मैं बता देता हूं। ये पहला डायग्राम हुआ ट्रिपेनोसोमा का। फिर बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। ये है न्यू फ्लैजेलम, ये न्यूक्लियस बीच वाला। ये है ब्लेफेरोप्लास्ट। थर्ड डायग्राम के अंदर जो ट्रिपेनोसोमा है, ये न्यू फ्लैजेलम, और इसके अलावा डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस डॉटर ट्रिपेनोसोमा। देखो ट्रिप्नेसोमा के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ट्रिप्नेसोमा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो बाइनरी फिजन जो होता है ट्रिप्नेसोमा के अंदर अनुदैर्ध्य रूप से द्विविखंडन की प्रोसेस पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता क्या है, ये एक ट्रिपेनोसोमा है। ट्रिप्नेसोमा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ट्रिप्नेसोमा के अंदर क्या होता है, ये एक सिंगल ट्रिप्नेसोमा है। इस ट्रिप्नेसोमा के अंदर ये ब्लेफेरोप्लास्ट जो है, इससे क्या किसकी उत्पत्ति होती है, फ्लैजेलम की। ट्रिप्नेसोमा में सबसे पहले क्या बनता है, एक नया ब्लेफेरोप्लास्ट का निर्माण होता है, जिससे क्या है एक नया फ्लैजेलम निकलता है। इस दौरान यहाँ पे पहले ब्लेफेरोप्लास्ट से एक फ्लैजेलम निकला हुआ है, दूसरे ब्लेफेरोप्लास्ट से एक नया फ्लैजेलम निकलता है। थर्ड पार्ट में क्या होता है, थर्ड पार्ट के अंदर जो एक न्यू फ्लैजेलम जो निकला है, इसके साथ साथ क्या होता है, इनका जो केंद्रक होता है उनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा डॉटर न्यूक्लियस या पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म वाला भाग है इनके अंदर भी विभाजन प्रारंभ होने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये विभाजन जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल रूप से होता है। एक ट्रिप्नेसोमा क्या होता है, एक जो ट्रिप्नेसोमा होता है इनके अंदर जब विभाजन, इनके अंदर प्रोसेस इस तरीके से बढ़ती जाती है, एक से कितने बनेंगे, दो प्रोसेस, दो बनेंगे ट्रिप्नेसोमा। इनके अंदर दो न्यूक्लियस आके दोनों में अलग अलग होंगे। अब ट्रिप्नेसोमा के अंदर जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो लॉन्गिट्यूडनल रूप से होती है। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी बढ़ जाएगा, इनका जो केंद्रक वाला भाग है वो भी बढ़ जाएगा, ब्लेफेरोप्लास्ट वाला भाग है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये है ट्रिप्नेसोमा के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। देखो ट्रिपेनोसोमा में रिप्रोडक्शन की बात की जाए
तो हम बात करते हैं कि ट्रिपेनोसोमा में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन अनुदैर्ध्य द्विविखंडन ट्रिपेनोसोमा में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन प्रकार का जनन पाया जाता है। इस जनन में क्या होता है, इस प्रकार के इनमें ये हम बात करें कि इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। इनमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पाया जाता है और इस विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले इस प्रकार के जनन के अंतर्गत सर्वप्रथम काइनेटोप्लास्ट व ब्लेफेरोप्लास्ट का विभाजन होता है। काइनेटोप्लास्ट व ब्लेफेरोप्लास्ट का विभाजन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो दूसरा काइनेटोप्लास्ट है उससे एक नए फ्लैजेलम की उत्पत्ति होगी। पुराना कशाप ब्लेफेरोप्लास्ट से संयुक्त रहता है। ब्लेफेरोप्लास्ट से संयुक्त रहता है एवं नए ब्लेफेरोप्लास्ट से एवं दूसरे ब्लेफेरोप्लास्ट से एक न्यू फ्लैजेलम निकलता है। दूसरे ब्लेफेरोप्लास्ट से क्या है, एक न्यू फ्लैजेलम निकलेगा। अब फिर क्या होगा, इस प्रक्रिया के दौरान जो होता है उनमें केंद्रक विषमसूत्री विभाजन द्वारा इस समय में केंद्रक में समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा इस समय में केंद्रक में समसूत्री विभाजन की प्रोसेस द्वारा दो संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। दो संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, अब केंद्रक दो बन चुके हैं, इसके अलावा बचा क्या, अब कोशिका द्रव्य में भी क्या हो जाता है, विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अब कोशिका द्रव्य में भी विभाजन प्रारंभ हो जाता है। कोशिका द्रव्य में विभाजन प्रारंभ हो गया, केंद्रकों में भी समसूत्री विभाजन हो गया, केंद्रक में से डॉटर न्यूक्लियस बन गए। अब इस प्रकार के विभाजन में या इस प्रकार का विभाजन जो होता है शरीर के अग्र छोर से प्रारंभ होकर, शरीर के अग्र छोर यानी ऊपर वाले छोर से, अग्र छोर से प्रारंभ होकर पश्च छोर तक पहुंचता है। पश्च छोर तक पहुंच जाता है। एवं दो उत्तरी ट्रिपेनोसोमा का निर्माण होता है।
अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कि ट्रिपेनोसोमा के अंदर सबसे पहले क्या हुआ ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट के अंदर ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट में जब विभाजन प्रारंभ होता है तो सब उसके उस दौरान न्यूफ्लैजेलम निकलेगा। न्यूफ्लैजेलम निकलेगा तो जो पुत्री केंद्रक है उनका निर्माण होगा। पुत्री केंद्रकों में जो विभाजन है, यहाँ पे विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया और जो विभाजन है वो अग्र छोर से प्रारंभ होकर पश्च छोर की तरफ आ जाता है। तो आप देखो कि इसमें किस प्रकार के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो ट्रिप्नेसोमा के अंदर हमने बात की। आज रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइफ साइकिल इन ट्रिप्नेसोमा। ट्रिप्नेसोमा के अंदर ट्रिप्नेसोमा का जो लाइफ साइकिल होता है वो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में किस प्रकार से संपन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।